नमस्कार दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक बात करने जा रहा हूँ आईयूआई ट्रीटमेंट के बारे में। आईयूआई ट्रीटमेंट एक बहुत ही सरल सा यानी कि बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है जो हम अपने गायनेक क्लिनिक या आईवीएफ सेंटर में कर सकते हैं। यूँ तो आईवीएफ सेंटर में हम बस आईवीएफ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसीज आईयूआई से भी मिलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बस डिटेल में कवर करूंगा आईयूआई ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या इंसेमिनेशन भी कहते हैं। आईयूआई दो तरीकों का रहता है। एक को बोलते हैं हस्बैंड स्पर्म आईयूआई, यानी कि आईयूआई हस्बैंड के स्पर्म लेके, और दूसरा आईयूआई होता है डोनर आईयूआई, जो डोनर स्पर्म को इस्तेमाल करके किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेंटर में 80 to 90% आईयूआईस हस्बैंड स्पर्म आईयूआईस रहते हैं, यानी कि आईयूआई हस्बैंड स्पर्म के द्वारा होते हैं, और बस करीबन एक 10 to 15% आईयूआईस एवरी मंथ डोनर स्पर्म के द्वारा किए जाते हैं। अभी मैं बात करूंगा ये आईयूआईस कब करने ज़रूरी हैं और यानी कि इनका इंडिकेशन क्या है। आईयूआई ट्रीटमेंट सबसे बेसिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कहा जाता है, यानी कि अगर आप कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आईयूआई से हम चालू कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आईयूआई करने के पहले हमें पहले ये बात जाननी है कि इनफर्टिलिटी की डायग्नोसिस क्या है, यानी कि किस वजह से कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, जिसमें हमें लेडीज़ के यूट्रस के बारे में, उनके ओवरीज के बारे में और उनके अंडों के बारे में जानकारी मिलती है। हमें सबसे पहले ये देखना रहता है कि लेडीज़ का यूट्रस कैसा है, यानी कि बच्चा कंसीव करने के लायक है या और कोई प्रॉब्लम जैसे कि फाइब्रॉइड्स या एडेनोमायोसिस या कोई पॉलिप्स है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम उनके यूट्रस में मिलता है तो उसको हमें पहले ठीक करना पड़ता है, और उसके बाद हम कोई भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करने पड़ते हैं, यानी कि ट्यूब्स लेडीज़ के खुले हैं या नहीं ये पता लगाने बहुत ज़रूरी रहते हैं। हाँ, कभी कभार हम आईयूआई ट्रीटमेंट डायरेक्टली स्टार्ट भी कर सकते हैं और थोड़े फेल्ड आईयूआईस के बाद ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी परफेक्टली एक्सेप्टेबल वे ऑफ गोइंग अहेड। नॉर्मली हम हमारे सेंटर में जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बहुत नॉर्मल रहता है तब हम डायरेक्टली आईयूआई रेकमेंड करते हैं, और थोड़े फेल्ड आईयूआईस के बाद हम कपल को ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट यानी कि ट्यूब खुली है या नहीं देखने के लिए डायरेक्टली लैप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं, जिसमें औरत के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है, यानी कि यूट्रस कैसा है और यूट्रस के बाहर पेल्विस कैसी है और फैलोपियन ट्यूब्स कैसे हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है। अभी हम बात करेंगे हस्बैंड के बारे में। हस्बैंड में हमें स्पर्म टेस्ट यानी कि सीमेन एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें हम स्पर्म काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी देखते हैं। स्पर्म काउंट यानी कि स्पर्म की यानी कि शुक्राणु की गिनती, यानी कि हम काउंट करते हैं कि 1 ml में कितने स्पर्म पाए जाते हैं। नॉर्मली हमें आईयूआई ट्रीटमेंट के लिए 20 से अधिक मिलियन स्पर्म्स चाहिए, यानी कि अगर स्पर्म का काउंट 20 मिलियन से ज़्यादा हो तो आईयूआई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर हस्बैंड का काउंट से 30 मिलियन या 40 मिलियन हो तो जितना अधिक काउंट रहता है उतना अधिक स्पर्म की क्वालिटी मिलती है हमें, और आईयूआई में उतना ही ज़्यादा सक्सेस आ सकता है। दूसरी चीज़ है कि मोटिलिटी यानी कि स्पर्म की स्विमिंग एबिलिटी, यानी कि वो एबिलिटी जिससे स्पर्म स्विम करता है। ज़रूर अच्छे मोटिलिटी के साथ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हमें कम से कम एक 30% 20% मोटिलिटी चाहिए आईयूआई में अच्छे से रिजल्ट्स आने के लिए। साथ ही साथ हमें मॉर्फोलॉजी यानी कि स्पर्म का आकार या शेप एकदम नॉर्मल चाहिए। जितना नॉर्मल हो उतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है आईयूआई में। इस बात पे मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हमें सीमेन एनालिसिस में पता चला कि स्पर्म काउंट बहुत कम है यानी कि 20 से कम और मोटिलिटी अराउंड 20 से 30% से भी कम,
या मॉर्फोलॉजी बहुत बुरी है, तो ऐसे स्टेजेस में हम डायरेक्टली इक्सी रेकमेंड करते हैं। इक्सी ट्रीटमेंट में हम डायरेक्टली आईवीएफ ट्रीटमेंट के द्वारा पेशेंट को अच्छे चांसेस ऑफ सक्सेस दे सकते हैं। स्पर्म काउंट अगर 1 मिलियन, 2 मिलियन या 10 मिलियन हो तो इक्सी अच्छा रिज़ल्ट देता है, और आईयूआई बहुत कम रिज़ल्ट देता है। आईयूआई बहुत लो स्पर्म काउंट में करने से आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखिए। साइंस के भी लिमिट्स होते हैं, उसको स्ट्रेच बिल्कुल ना करें। तो आईयूआई के बारे में आपको ये तो पता चला कि मर्द के लिए यानी कि सीमेन पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, और लेडीज़ के लिए उनके पेल्विक पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आईयूआई ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम लेडीज़ को उनके सेकंड या थर्ड मेंस्ट्रुअल डे पे बुलाते हैं, यानी कि जिस दिन उनका पीरियड होता है उसके अगले दिन या थर्ड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेडीज़ आते हैं। स्कैनिंग सबसे पहले होती है, जिसमें हम पता लगाते हैं कि उनका बेसल अल्ट्रासाउंड क्या है, यानी कि कितने फॉलिकल्स राइट और लेफ़्ट साइड में हैं और यूट्रस का स्टेटस कैसा है। उसके बाद उनको थोड़े टैबलेट्स या इंजेक्शन दिए जाते हैं एज द केस में भी। इसमें उनके अंडे डेवलप होने चालू होते हैं। रफली करीबन 10th डे से 12th डे के बीच में अंडे फुल्ली मैच्योर होते हैं, यानी कि 18 मिलीमीटर साइज़ को पार कर जाते हैं। अगर 18 मिलीमीटर्स पार नहीं कर पाते या कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि उनके अंडों में कोई खराबी रह सकती है और एडिशनल ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत पड़ सकती है। बट रफली एज एन एवरेज बिटवीन 10 to 12th डे लेडीज़ के अंडे फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं। होने के बाद उनको रप्चर के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। आईवीएफ और आईयूआई के इंजेक्शंस बिल्कुल सिमिलर यानी कि सेम जैसे ही रहते हैं, बस उनमें डोजेस का फ़र्क रहता है। आईयूआई और आईवीएफ के इंजेक्शंस के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए हमारे आईवीएफ ड्रग्स के अनबॉक्सिंग प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें। रप्चर के इंजेक्शन को हम ट्रिगर इंजेक्शन भी कहते हैं। ये इंजेक्शन देने के कुछ घंटों के बाद हम आईयूआई रेकमेंड करते हैं। आईयूआई थोड़े सेंटर्स में सिंगल स्टेज में करते हैं, पर थोड़े सेंटर्स में आईयूआई 2 स्टेजेस में भी करते हैं। ये आपके डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो सिंगल स्टेप आईयूआई या 2 स्टेप आईयूआई करते हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर क्लासिफाइड एज गुड टू डू। डिपेंड्स ऑन योर क्लिनिशियन कौन से आईयूआई से उनको ज़्यादा सक्सेस आया है। हमारे सेंटर में हम अभी भी 2 स्टेप आईयूआई करते हैं, जिसमें हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आए हैं, और इसीलिए हम सिंगल स्टेप आईयूआई रेकमेंड हमारे सेंटर में नहीं करते, बट योर क्लिनिशियन कैन रेकमेंड एज ही और शी प्रेफर्स। तो आइए देखते हैं आईयूआई कैसे करते हैं। लेट्स मीट इन आवर एंड्रोलॉजी लैब। हमारे एंड्रोलॉजी लैब में आपका स्वागत है। तो आज के पेशेंट का स्पर्म सैंपल ऑलरेडी रेडी है। इसमें हमने स्पर्म वॉश मीडिया डाल के इसे डाइल्यूट किया है, और उसमें अच्छी सी कंसिस्टेंसी ऑलरेडी आ रही है। आप देख सकते हैं कि इट इज़ फ्लोइंग ड्रॉप वाइज, यानी कि बहुत अच्छे से ये फ्लो कर रहा है। अच्छे से फ्लो करने के बाद इनमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से आते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत अच्छे से होता है। इसको हम कहते हैं कॉनिकल बॉटम ट्यूब। ये आप देख सकते हैं नीचे कॉनिकल शेप का है, और इसके अंदर डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम है। डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम एक तरीके का मेडिसिन आप कह सकते हो, जो स्पर्म और सीमेन को सेपरेट करने में मदद करता है। स्पर्म वो चीज़ है जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, जो आपके बॉडी में अंदर जाके प्रेगनेंसी देता है। सीमेन वो चीज़ है जिसमें स्पर्म तैरता है। सीमेन एक्चुअली प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज पैदा कर सकता है अगर हम डायरेक्टली यूट्रस में इसे इंजेक्ट करते हैं तो हमें हर कोशिश करनी चाहिए सीमेन को सेपरेट आउट करने के लिए। दूसरी चीज़, ये मीडियम आपको लो क्वालिटी स्पर्म्स यानी कि कम क्वालिटी के स्पर्म्स को भी हटाने में मदद करता है।
अभी आप देख सकते हैं कि हमने सीमेन को, जो ये वाइट स्टफ है, इसको ऊपर हमने लेयर किया है और नीचे आपका डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम अभी भी है। तो इस टेक्निक को लेयरिंग टेक्निक कहते हैं। और आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये वाइटिश है, यानी कि पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये नीचे ट्रांसपेरेंट है। इसको हम अभी मशीन में डालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से सब स्पर्म्स यहाँ पे नीचे आके कलेक्ट करते हैं। तो अब मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ख़त्म किया है। आप देख सकते हो कि ये जो सीमेन का लेयर है अभी थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है, यानी कि पारदर्शी हुआ है। इसमें से जो भी कचरा था, लो क्वालिटी के स्पर्म थे, बीच में यहाँ पे आके फंस गए हैं। ओके, और ये यहाँ पे एक गंदा सा रिंग बनाए हैं और आप नीचे देख सकते हो कि सब स्पर्म्स यहाँ पे पहुँचे हैं। ये हाई क्वालिटी मोटाइल यानी कि गुड क्वालिटी के स्पर्म्स हैं। अभी मुझे ये पूरा लेयर हटाना है, बस ये नीचे का जो पैलेट है उसको बचाना है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ सक आउट किया है और बस पैलेट बाकी है। इस पैलेट को मैंने अभी स्पर्म वॉश मीडियम से रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। अभी हम देखेंगे कि पूरा सीमेन, पूरा स्पर्म इस पूरे मीडियम में मिक्स हो गया है और इसको हम एक बार फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे ताकि ये अच्छे से हमें रिजल्ट्स दे। अभी हमने देखा है कि हम सीमेन को वॉश और प्रिपेयर कैसे करते हैं। अंत तक वीडियो देखना ना भूलें, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइनल रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे रहता है और हम स्पर्म के सैंपल को कितना पावरफुल और फास्ट यानी कि मोटाइल बना सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे IUI के रिजल्ट्स के बारे में। IUI ट्रीटमेंट एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, अच्छे सक्सेसेस देता है। आप करीबन 4 to 6 IUIs के बाद एक अच्छा खासा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये भी है कि एक सिंगल IUI से बहुत सारा रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं है, और IUIs बहुत बार रिपीट भी करना पड़ सकता है। रफली 4 to 6 IUI साइकिल्स के बाद हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अगर कोई कपल 4 to 6 IUIs के बाद भी कंसीव नहीं कर पाता तो हमें फर्दर इवैल्यूएशन करना पड़ता है। नॉर्मली हम हमारे सेंटर में लैप्रोस्कोपी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी करके फर्दर इवैल्यूएशन प्लान करते हैं, एंड मोस्टली आफ्टर दैट द कपल इज फॉर IVF ट्रीटमेंट, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट। अभी हम बात करेंगे IUI ट्रीटमेंट्स किस में नहीं कर सकते। IUI ट्रीटमेंट्स हम उन पेशेंट्स में नहीं कर सकते जिन्हें ट्यूबल ब्लॉक है, यानी कि जिनमें फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है। ज़रूर एक सिंगल फैलोपियन ट्यूब खुली है तो हम IUI ज़रूर रेकमेंड कर सकते हैं, पर एक 4 to 6 साइकिल्स के बाद अगर वो लेडी कंसीव नहीं कर पाती है, आई वुड रेकमेंड गोइंग अहेड विथ IVF विच इज़ अ ट्यूबल इंडिपेंडेंट प्रोसीजर। IUI ट्रीटमेंट हम बहुत ही लो स्पर्म काउंट और लो सीमेन पैरामीटर्स में नहीं कर सकते, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब बहुत अगर काउंट लो है यानी कि 20 मिलियन के नीचे है और मोटिलिटी बहुत कम है या मॉर्फोलॉजी में बहुत बड़ी दिक्कत है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप IVF प्लस ICSI को जाएं, विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर लो स्पर्म पैरामीटर्स। IUI ट्रीटमेंट हम उनमें भी नहीं कर सकते जो एक स्पर्म सैंपल नहीं दे पाते हैं, यानी कि जिनमें इजैकुलेशन नहीं हो पाता है। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसमें हम सैंपल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पेशेंट्स में ऐसे केसेस में, पर ये सैंपल्स जनरली IUI के लिए बहुत कम पड़ते हैं, एंड अगेन IVF एंड ICSI इज़ द राइट रिकमेंडेशन फॉर दीज पेशेंट्स। IUI ट्रीटमेंट होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लेडी का फॉलिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि अगर हम एक एडवांस्ड एज के बारे में बात करते हैं
जैसे कि 40 प्लस 45 प्लस जिनमें अंडे बन ही नहीं पा रहे हैं, तो उनमें हम IUI बिल्कुल नहीं कर सकते एंड दोज केसेस आर डायरेक्टली मेंट टू अंडरगो IVF। मेरे वीडियोस ऑन लो AMH एंड लो एग काउंट्स, उनका प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर वहाँ पे जाके भी देखें अगर एडवांस्ड एज इज़ द वरी फॉर यू। उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन, जो लाल कलर का बटन स्क्रीन के नीचे है, उसको ज़रूर प्रेस करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम बहुत सारे नॉलेजेबल अच्छे कंटेंट्स लेके आते हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और डिफरेंट सर्जरीज़ के बारे में, तो इनको डेफिनेटली मिस ना करें। सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद अगर आपने बेल आइकॉन दबाया तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल फ़ोन में तुरंत पहुंच जाएंगे। तो अंत तक देखना ना भूलें, जहां पे मैं आपको सेंट्रीफ्यूज सैंपल भी दिखाऊंगा। अभी आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सब स्पर्म्स नीचे ये छोटे से पैलेट में हैं। अभी हम पूरा ऊपर का सुपरनेटेंट लिक्विड निकालेंगे और इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में रखेंगे। अभी ये आप देख सकते हैं, ये फाइनल स्टेप है जहाँ पे जो हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं, इसको ही हम इंजेक्ट करेंगे। इसे हम IUI कैन्युला या IUI कैथेटर कहते हैं। हम IUI कैथेटर को डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब में अंदर डालते हैं, साइड्स को बिना टच करे, और इसे हम कंप्लीटली लोड करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं अराउंड 0.2 से 0.25 ml है। इसे हम IUI ट्रीटमेंट रूम में ले जाके पेशेंट को इंसेमिनेट या इंजेक्ट कर सकते हैं।